नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। थाईलैंड में गहराया राजनीतिक संकट, अदालत ने किया प्रधानमंत्री यिंगलक शिनवात्रा को बर्खास्त। नाइजीरिया में आतंकवादी संगठन बोको हराम का आतंक, 200 से ज्यादा लड़कियों को किया अगवा। और दुनिया भर की महाशक्तियों की कोशिश के बावजूद नहीं सुलझ रहा है यूक्रेन संकट। अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थाईलैंड इन दिनों सरकार विरोधी लहर पर सवार हो चला है। प्रधानमंत्री यिंगलक शिनवात्रा को अदालत के आदेश पर बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा अब उन पर अभियोग भी चलाया जा रहा है। उन्हें सक्रिय राजनीति से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। उन पर राइस सब्सिडी योजना को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर इल्जाम हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी शिनवात्रा की पार्टी सत्ता में बनी हुई है। इस बात को लेकर न सिर्फ विपक्षी पार्टियों में बल्कि थाई नागरिकों में भी गहरी नाराजगी है। थाईलैंड की सड़कों पर सरकार विरोधी सैलाब उमड़ पड़ा है। इन लोगों की मांग है कि कार्यवाहक सरकार जल्द से जल्द इस्तीफा दे, नहीं तो सरकार को उसी तरह बर्खास्त किया जाए जैसा प्रधानमंत्री यिंगलक शिनवात्रा को किया गया था। शिनवात्रा पर भ्रष्टाचार के अलावा पद के दुरुपयोग का इल्जाम है। इसके अलावा शिनवात्रा ने देश के सुरक्षा प्रमुख को भी गैर कानूनी तरीके से हटाया है। अदालत के फैसले के बाद शिनवात्रा ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनकी सरकार अब भी बरकरार है। बस यही बात विपक्षी दलों और वहां की जनता को नागवार गुजर रही है। हुकूमत ने साफ कह दिया है कि वे लोग कार्यवाहक हुकूमत के तौर पर काम करते रहेंगे। हम इस बात को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ऐसे लोग हमारे देश की बागडोर संभालें। थाईलैंड में कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर राजनीतिक अनिश्चितता मंडरा रही है। कभी शिनवात्रा के समर्थक सड़कों पर निकलते हैं और अदालत पर पक्षपात के इल्जाम लगाते हैं, तो कभी उनके विरोधी सड़कों पर नजर आते हैं। दोनों पक्षों के बीच जल्द ही खूनी संघर्ष छिड़ सकता है। हर बीते दिन के साथ वहां धरने प्रदर्शनों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ राजधानी बैंकॉक ही नहीं, बल्कि थाईलैंड के छोटे बड़े कई शहरों में ऐसे प्रदर्शन देखे जा सकते हैं। इस खराब हालात की वजह से पर्यटन उद्योग की कमर टूट गई है और अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ती जा रही है। हुकूमत दोबारा चुनाव कराना चाहती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे इस दौरान चुनाव में धांधली करना चाहते हैं। यह हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। थाईलैंड की मौजूदा हुकूमत चाहती है कि उनकी कार्यवाहक सरकार बनी रहे और वहां जल्द से जल्द चुनाव हो। थाईलैंड में चुनाव विपक्षी दल भी चाहते हैं, लेकिन किसी पार्टी के नेतृत्व में नहीं। उनका इल्जाम है कि ऐसा होने से चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना मुमकिन नहीं है। यिंगलक शिनवात्रा के लिए राहत की बात सिर्फ यही है कि ग्रामीण इलाकों में उन्हें अभी भी काफी समर्थन हासिल है। लेकिन इस समर्थन की बदौलत क्या वो अगला चुनाव जीतने में कामयाब होंगी? इसका जवाब तो कुछ वक्त बाद थाईलैंड की जनता ही देगी। नाइजीरिया में कुख्यात आतंकवादी संगठन बोको हराम का आतंक बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी शिक्षा के विरोध के नाम पर बना ये संगठन जल्द ही आतंकवादी संगठन में तब्दील हो गया। बम धमाके, हत्या और अल्पसंख्यकों पर हमले की वजह से ये संगठन लगातार सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन कुछ वक्त पहले बोको हराम ने वो काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक स्कूल पर हमला करके इस आतंकवादी संगठन ने 300 लड़कियों का अपहरण कर लिया। इनमें से कुछ लड़कियां तो उनके चंगुल से भागने में सफल हो गई, लेकिन 200 से ज्यादा अभी भी लापता है। इन लड़कियों को छुड़ाने के अभियान में तमाम पश्चिमी देश नाइजीरिया की मदद के लिए आगे आए हैं।
आतंकवादी संगठन बोको हराम ने अपनी गतिविधियों से अफ्रीकी देश नाइजीरिया की नींद उड़ा दी है। नाइजीरिया में खौफ और आतंक का पर्याय बन चुका बोको हराम आज पूरे अफ्रीका को डरा रहा है। इस संगठन को पश्चिमी तालीम से इतनी नफरत है कि उसने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाली सैकड़ों लड़कियों का अपहरण कर लिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बोको हराम ने इन लड़कियों को बाजार में बेचने की धमकी दी है, जिसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों ने इन लड़कियों को कैद से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया है। हालांकि अभी तक इन देशों की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। A global dialogue has to be started about this because this is a violation of the human rights for these young girls just seeking the opportunity to get an education and make their mark on the world. आज दुनिया भर के देश बोको हराम की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इस संगठन को ऐसी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोको हराम के हमलों में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इस संगठन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नाइजीरिया की सेना और आतंकी संगठन के बीच छिड़ी जंग की वजह से 37,000 लोग अपना घर-बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं। इस आतंकी संगठन के खिलाफ अभियान में मुश्किल ये है कि नाइजीरिया की सेना इतनी काबिल नहीं है कि इनका सफाया कर सके और दूसरे देश नाइजीरिया को सैन्य सहायता नहीं दे रहे हैं। इस पूरी कवायद में सबसे ज्यादा मुश्किल में अगर कोई है तो वो है नाइजीरिया का आम आदमी। If you are refused to come because of fear, the terrorists would have jubilated and even have committed more havoc. But you are coming here to support us morally. It's a major blow on the terrorists. And by God's grace, we'll conquer the terrorists. नाइजीरिया में जारी अनिश्चितता के बीच अगवा लड़कियों को छुड़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुहिम जारी है। इस अभियान में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। वॉशिंगटन में नाइजीरियाई दूतावास के बाहर भी लगातार प्रदर्शन हो रही है। इसके अलावा दुनिया भर के मुल्कों, खासकर अफ्रीकी देशों में बोको हराम पर लगाम लगाने की मांग तेज हो गई है। तेजी से फैलते इस संगठन को रोकने के लिए दुनिया भर के देश एकजुट होते जा रहे हैं, क्योंकि इस संगठन को अलकायदा की तरह खौफनाक माना जा रहा है और पश्चिमी देशों ने भी ये जान लिया है कि अगर इस पर अभी लगाम नहीं लगाई गई तो जल्द ही अगला नंबर उनके मुल्क का हो सकता है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संकट एक कदम आगे और 2 कदम पीछे की नीति पर चल रहा है। दुनिया भर की महाशक्तियां इस टकराव को रोकने की जितनी कोशिश कर रही हैं, ये संकट उतना ही गहराता जा रहा है। तनाव भरे इस माहौल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया का दौरा किया और अपने रुख के विपरीत पुतिन के तेवर काफी नरम दिखाई दिए। पुतिन ने विद्रोहियों से ईस्ट यूक्रेन में होने वाले जनमत संग्रह को टालने की गुजारिश की है। वहीं इस दौरान यूक्रेन में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव भी टल गया है। यूक्रेन संकट को लेकर तमाम बड़े नेताओं ने लचीला रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत हुई है इस संकट के सबसे बड़े खलनायक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय मामले की जानकारों की माने तो पुतिन के रुख में परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने इस मसले पर जितना सोचा था उससे ज्यादा हासिल कर लिया है। क्रीमिया पर रूस का कब्जा दुनिया भर ने मान लिया है। रूस की ताकत से भी दुनिया वाकिफ हो गई है। निजी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुतिन का दबदबा काफी बढ़ा है। यही वजह है कि कल तक यूक्रेन को सबक सिखाने की बात कहते आए पुतिन अब शांति और समझदारी की बात कह रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि साल 2014 यकीनन इतिहास में दर्ज होगा। इस साल क्रीमिया के लोगों ने रूस के साथ आना पसंद किया। हम सभी इस क्षेत्र की खुशहाली चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
दुनिया भर के देश यूक्रेन मसले को सुलझाने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। वहीं इस देश में नागरिकों का विद्रोह अब पूर्वी इलाकों के अलावा दक्षिणी यूक्रेन भी पहुंच गया है। एक तरफ यूक्रेन के शहरों में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत हासिल करने की याद में विजय दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके कई शहरों में घमासान जारी है। सेना और विद्रोही आमने सामने हैं। लाशों के गिरने का सिलसिला जारी है। विद्रोहियों ने पुतिन की बात मानने से भी इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द यूक्रेन में जनमत संग्रह होना चाहिए, जिससे जनता अपना फैसला सुना सके कि वो अब यूक्रेन के साथ और नहीं रहना चाहती। हम यहाँ जनमत संग्रह चाहते हैं। अगर रूस हमें समर्थन देता है तो हम उसके शुक्रगुजार होंगे, लेकिन अगर रूस ऐसा नहीं करता तो हम इस राह पर अकेले ही आगे बढ़ते जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच टकराव भले ही थोड़ा ठंडा पड़ रहा हो, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच जमी बर्फ नहीं पिघली है। रूस ने यूक्रेन से कहा है कि वो गैस आपूर्ति के बदले में उसे एडवांस पैसा दे, लेकिन यूक्रेन ने इससे इनकार किया है। अगर रूस ने यूक्रेन को गैस देने से इनकार कर दिया तो इससे सिर्फ यूक्रेन के लिए ही मुश्किल नहीं पेश आएगी, बल्कि यूरोप के तमाम देशों को दिक्कत पेश आ सकती है, क्योंकि गैस पाइपलाइन यूक्रेन होते हुए ही यूरोप के तमाम देशों में गई है। इसलिए यूरोपीय मुल्क भी चाहते हैं कि ये संकट जल्द से जल्द सुलझ जाए। अब पेश हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। मंगल ग्रह पर इंसानों को आबाद करने की योजना पर काम लगातार जारी है। सुनने में ये भले ही नामुमकिन सा लगे, लेकिन एक निजी कंपनी इसे लेकर काफी संजीदा है। मार्स वन नामक कंपनी ने मंगल पर जाने के लिए दुनिया भर के लोगों से आवेदन मांगे थे। इस अभियान के लिए अभी तक 705 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें 17 महिलाओं समेत 44 भारतीय शामिल हैं। यानी मंगल ग्रह पर जाने वाला शख्स लौटकर कभी वापस नहीं आ सकेगा। इटली के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी को टैक्स की धोखाधड़ी के इल्जाम में अदालत ने 1 साल सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। बर्लुस्कोनी की इस सजा की शुरुआत हो चुकी है। 77 साल के बर्लुस्कोनी को पहले अदालत ने कड़ी सजा सुनाई थी, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए इसे बदलकर सामुदायिक सेवा में तब्दील कर दिया। बर्लुस्कोनी पूरे 1 साल तक सप्ताह में 4 घंटे सामुदायिक सेवा करेंगे। किसी जमाने में मीडिया टाइकून रहे बर्लुस्कोनी पर कई इल्जाम हैं, जिनमें से कई साबित होने हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद 5वें आम चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। इस चुनाव में सत्ताधारी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जीत का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। हालांकि बेरोजगारी की बढ़ती दर और भ्रष्टाचार के अनेक मामले सामने आने के कारण एएनसी को मुश्किल पेश आ सकती है। इसलिए एएनसी ने अफ्रीका के सबसे बड़े नेता नेल्सन मंडेला के नाम पर लोगों से वोट मांगे हैं। दक्षिण अफ्रीका के इस चुनाव पर पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की नजरें टिकी हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। उत्तर कोरिया द्वारा एक बार फिर से परमाणु परीक्षण का ऐलान करने के बाद ये संकट गहरा गया है। उत्तर कोरिया की तानाशाह हुकूमत ने दक्षिण कोरिया हुकूमत पर अमेरिका का पिछलग्गू होने का इल्जाम लगाया है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया और अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में काफी गलत बातें भी कही हैं, जिससे इस इलाके में तनाव काफी बढ़ गया है। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। बहुत से हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनकी पसंद सब सेलिब्रिटी से अलग और अनोखी है। ऐसी ही एक सेलिब्रिटी है हॉलीवुड अभिनेत्री एमा स्टोन, जो अपनी पसंद और नापसंद के लिहाज से बिल्कुल ही अलग है। अभिनेत्री एमा स्टोन को पानी की लहरों के साथ अटखेलियां करना खूब पसंद है।
अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 फिल्म की अभिनेत्री फिलहाल हवाई में कैमरन क्रो निर्देशित एक रोमांटिक हास्य फिल्म की शूटिंग कर रही है, जिसमें उनके साथ ब्रैडली कूपर है, जिसमें वो खाली समय में पानी की लहरों पर चलने की कोशिश करती हैं। एमा का कहना है कि ये अब तक का उनका सबसे अच्छा अनुभव है। हॉलीवुड अभिनेत्री और गायिका जेनिफर लोपेज का नया गाना फर्स्ट लव रिलीज से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गया है। इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये गाना लैटिन गायिका के आने वाले एल्बम का सबसे नया गीत है। हालांकि इस एल्बम का अभी तक नाम भी तय नहीं हुआ है। इसे 17 जून को रिलीज किया जाना है। इस लव सॉन्ग में जेनिफर लोपेज को अपने जीवन साथी की तलाश में गाते हुए दिखाया गया है। 21 वर्षीय पॉप सिंगर माइली साइरस को कपड़े उतारने में जरा भी संकोच नहीं है। दरअसल अपनी इन बिंदास हरकतों से जाने जाने वाली बदनाम माइली ने एक बार फिर अपने बिंदास अंदाज से लोगों को चौंका दिया। एक नए गाने की शूटिंग के दौरान माइली ने जमकर एक्सपोज करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं किया। इसके अलावा माइली ने अजीब से फेशियल एक्सप्रेशन वाले पोज भी दिए हैं। एक पोज में वो सीलिंग से लटक रही पट्टियों से बंधी दिख रही हैं। यानी आप तो यूं कह सकते हैं कि माइली अपने बिंदास अंदाज से जरा भी पीछे हटना नहीं चाहती। हॉलीवुड अभिनेत्री लिज हर्ले ने खुलासा किया है कि उन्हें अभी भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी और अपने पूर्व मंगेतर शेन वॉन के लिए लगाव है। लिज ने कहा कि उन्हें इस ब्रेकअप का काफी दुख है और वो समय दोनों के लिए बहुत ही बुरा था। वो अभी भी उन्हें प्यार करती हैं क्योंकि वो लोग एक दूसरे के इतिहास का हिस्सा रह चुके हैं। इससे पहले लिज ने भारतीय मूल के व्यापारी अरुण नायर से शादी की थी। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।